हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। तो पिछले क्लास में जो हमने सहायक संधि के बारे में पढ़ा और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि सहायक संधि के लिए कौन कौन सी शर्तें थी, उनके बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको पिछले क्लास में करवा दिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो इस सहायक संधि थी इसके लाभ क्या क्या थे। मेरिट्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, इसके लाभ क्या क्या थे, इसके नुकसान क्या थे, उसको हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज हम इसके फायदे पढ़ने वाले हैं कि लॉर्ड वेल्जली की जो इस सहायक संधि की नीति थी, जो उसने भारतीय राज्यों के साथ इस नीति को अपनाया था, उसके लाभ क्या क्या थे। कि सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। लॉर्ड वेल्जली ने हैदराबाद राज्य, मैसूर राज्य, अवध राज्य और मराठा इत्यादि राज्यों के साथ सहायक संधि करके भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की और इसके लाभ निम्नलिखित थे। ये तो साफ दिखाई दे रहा है इसका अर्थ पढ़ने से, इसकी विशेषताएं पढ़ने से, कि जो सहायक संधि थी इसका पूरा का पूरा लाभ किसको होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को होता था इसका सबसे ज़्यादा लाभ। तो देखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि सहायक संधि करने से ईस्ट इंडिया कंपनी का देशी राज्यों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब कि जो जिस राज्य के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी यह संधि करती थी उस राज्य पर पूरा कंट्रोल किसका हो जाता था? अंग्रेजों का। क्योंकि भारत के देशी राज्य जो है किसी भी यूरोपीय शक्ति के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस राज्य को अंग्रेजों की परमिशन के बिना ना तो किसी को नौकरी देने की परमिशन थी, ना ही किसी को आश्रय देने की या फिर रहने देने की परमिशन थी। इसलिए जो है मतलब पूरी तरह से कंट्रोल उस राज्य का किसके हाथ में आ जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। सेकंड पॉइंट हमारा है कि लाभ कि इस संधि से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता, मतलब कि उसकी प्रसिद्धि काफ़ी फैल गई। सबसे सर्वोच्च, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन थी? अंग्रेजों की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य अंग्रेजी सेना की खर्च के बदले कंपनी को धन और क्षेत्र देते थे। ये हमने इसकी विशेषताओं में पढ़ा कि अंग्रेजों की सेना की एक टुकड़ी उस राज्य में रखी जाती थी, जिसका सारा खर्चा किसको उठाना पड़ता था? उस राज्य को। तो उस राज्य को सेना के खर्चे के लिए जो है धन और क्षेत्र कंपनी को देने पड़ते थे, जिससे जो है कंपनी की सेना उन राज्यों के आंतरिक व बाह्य आक्रमणों से रक्षा करती थी। अगर आपने इस सहायक संधि की विशेषताओं को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको लाभ जो है वो 5 मिनट में याद हो जाएंगे। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर शर्तें याद है तो लाभ भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि लाभ और हानि उस विशेषताओं में छुपे हुए हैं। थर्ड पॉइंट है, सहायक संधि से अंग्रेजी कंपनी जो थी उसमें बहुत वृद्धि हुई। सहायक सेना का खर्चा देशी राज्यों को ही देना पड़ता था, इसलिए अंग्रेज जो थे वो बिना धन खर्च किए एक विशाल सेना भर्ती करने में सफल हो गए। मतलब अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी मात्रा में सेना इकट्ठी कर ली, क्योंकि उनको सेना का खर्चा तो देना नहीं होता था। सारा खर्चा कौन उठाता था? वो राज्य उठाता था जिसके साथ सहायक संधि की जाती थी। तो लॉर्ड वेल्जली ने जो है भारत में कितने राज्यों के साथ सहायक संधि की थी? तो सभी राज्यों में जो अंग्रेजों की सेना रहती थी। तो इस प्रकार अंग्रेजों के पास जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में सेना इकट्ठी हो गई, और यह सेना भी जो है कंपनी का ही आदेश मानती थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का आदेश मानती थी, और आवश्यकता पड़ने पर संधि करने वाले राज्य के विरुद्ध भी प्रयोग की जा सकती थी। मतलब कि अगर लॉर्ड वेल्जली ने हैदराबाद राज्य के साथ सहायक संधि की है तो उस राज्य में जो है अंग्रेजों की सेना रह रही है, अगर उस राज्य का राजा विद्रोह कर दे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाए तो वह सेना उस राज्य के राजा को नुकसान पहुंचा सकती थी, उस राज्य के राजा के साथ लड़ सकती थी, उसी के विरुद्ध उसको प्रयोग किया जा सकता था। तो मतलब पूरी तरह से जो सेना होती थी जो उस राज्य में रहती थी वो पूरी तरह अंग्रेजों की वफादार थी। मतलब वो अंग्रेजों के लिए ही काम करती थी, सिर्फ उसका खर्चा किसको देना होता था? उस देशी राज्य को देना पड़ता था। फोर्थ पॉइंट है, सहायक संधि लागू करने से देशी शासकों पर कंपनी का पूरी तरह नियंत्रण स्थापित हो गया। देशी राज्य कंपनी के विरुद्ध कोई संगठन नहीं बना सकते थे, मतलब कि कोई भी
एकजुट नहीं हो सकता था, क्योंकि कंपनी का पूरा कंट्रोल था उन पर। ना ही वो विद्रोह कर सकते थे, ना ही कोई प्लानिंग कर सकते थे छुटकारा पाने के लिए, और ना ही कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से पत्र व्यवहार कर सकते थे। मतलब पूरी राज्य की जो विदेश नीति थी उस पर कंट्रोल किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। देसी राजा अपने राज्य में किसी भी विदेशी को नौकरी या आश्रय नहीं दे सकते थे। इस प्रकार कंपनी जो थी वो देसी राज्य के खतरों से मुक्त हो गई, कि कंपनी को अब डर नहीं रहा कि यह राज्य विद्रोह कर देगा, क्योंकि सभी राज्य जो थे वो अकेले थे, उनके साथ में कोई भी राज्य शामिल नहीं हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने किसी भी राज्य को दूसरे राज्य से मतलब दोस्ती या व्यवहार करने ही नहीं दिया। पूरी तरह अंग्रेजों का कंट्रोल था। इसलिए जो है कभी भी दो राज्य एकजुट हो ही नहीं पाए अंग्रेजों के विरुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है कि सहायक संधि के अनुसार देसी राज्यों की आंतरिक व बाहरी रक्षा की जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर होती थी। कंपनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि हो जाने से अंग्रेजों को बाहरी आक्रमणों से छुटकारा मिल गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अंग्रेजों की कंपनी तो उसके पास सैनिक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गए, तो उन्हें बाहरी आक्रमणों से जो है छुटकारा मिल गया। क्योंकि अगर बाहरी आक्रमण होता भी था तो अंग्रेजों की जो इतनी सारी सेना थी वो आसानी से उन आक्रमणों का सामना कर लेती थी। जबकि सहायक संधि के डर से देसी राज्यों में आंतरिक विद्रोह की संभावना भी बिल्कुल खत्म हो गई। अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह करते थे राज्य वो भी खत्म हो गए, क्योंकि उन राज्यों को पता था कि तुम्हारे विद्रोह को दबा दिया जाएगा और अंग्रेजी सेना जो है तुम्हें मार डालेगी। इसलिए जो है ये डर के कारण विद्रोह करते ही नहीं थे, क्योंकि इनके पास ज़्यादा सेना नहीं होती थी खुद की। 6 पॉइंट हमारा है कि अंग्रेज सहायक संधि द्वारा भारत में फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसकी शक्ति का अंत करने में सफल रहे। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी देसी राजा अपने राज्य में किसी भी विदेशी या यूरोपीय को, मतलब किसी भी फ्रांसीसी को नौकरी या आश्रय नहीं दे सकता था। अतः सहायक संधि करने वाले देसी राज्यों से फ्रांसीसियों को बाहर निकाल दिया गया, कि जो भी फ्रांसीसी भारत के राज्यों में रह रहे थे, जब सहायक संधि की गई तो उन सभी फ्रांसीसियों को नौकरी से निकाल दिया गया, उनको वहां पर व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई। तो इस प्रकार जो है फ्रांसीसियों की शक्ति को अंत जो है इस सहायक संधि के द्वारा कर दिया लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। नेक्स्ट पॉइंट, इस संधि के अनुसार देशी राज्यों को अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश अधिकारी रखना पड़ता था। ये हमने इसकी विशेषताओं में कर लिया था कि अंग्रेजों का एक अधिकारी जो है राज्य में रहता था। इससे देशी राज्यों पर जो है अंग्रेजों का कड़ा नियंत्रण हो गया, क्योंकि वो अधिकारी 24 घंटे राजा पर नज़र रखता था और पल पल की खबर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाता था, जिस कारण जो है उस राज्य पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह कंट्रोल हो गया। लास्ट पॉइंट है कि सहायक संधि करने वाले राज्यों में अंग्रेजों के व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई, कि जिस राज्य के साथ सहायक संधि अंग्रेजों ने की थी उस राज्य में जो अंग्रेज बिना कर दिए व्यापार कर सकते थे, उन्हें पूरी छूट थी। चाहे वो कितना भी व्यापार करे, कितना भी माल बाहर इंग्लैंड भेजे और कितना भी माल जो है इंग्लैंड से मंगवाए, उन्हें पूरी छूट थी। तो इस प्रकार अंग्रेजों के व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। कंपनी अब बिना किसी बाधा के राज्य में व्यापार कर सकती थी। अंग्रेजों ने इन राज्यों के आर्थिक संसाधनों का शोषण करके भी खूब लाभ कमाया, कि जो राज्य के साथ सहायक संधि करते थे उस राज्य में जो संसाधन होते थे या कृषि होती थी, उनसे खूब किसानों से खूब कर वसूला, खूब टैक्स वसूला और उनका शोषण किया, और पैसा इकट्ठा करके कहाँ भेजते थे? इंग्लैंड भेजते थे। और वहाँ के मजदूरों को जो है नाम मात्र की कम मजदूरी देकर, कम सैलरी देकर जो है काम करवाते थे। तो इस प्रकार जो है इस सहायक संधि के द्वारा पूरा का पूरा लाभ किसको मिल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। शोषण किसका हो रहा है? उस राज्य का जिसके साथ सहायक संधि की जा रही थी। तो सहायक संधि जो है अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्यों के साथ की, उनको जो है मैं आपको एक अलग क्लास में पढ़ाऊंगी कि अंग्रेजों ने सहायक संधि किन किन राज्यों के साथ की, जिस राज्य के साथ की वहाँ उस समय राजा कौन था, उसने विरोध किया या नहीं किया, इन सभी के बारे में जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हमने सहायक संधि के लाभ पढ़ लिए, किसके फायदे क्या क्या थे। पूरा का पूरा फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? भारतीय राज्यों का।
तो अगर आपने सहायक संधि की विशेषताएं जो कि मैंने पिछले क्लास में करवाई है, अगर आपने उनको बहुत अच्छे से याद कर लिया है पहले, तो आपको लाभ जो है याद करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, क्योंकि विशेषताओं से ही जो है इस संधि के लाभ और नुकसान जो है वो याद हो जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। तो अगर आप इनके लाभ को एक बार नज़र देखोगे तो 7-8 पॉइंट है जो कि बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक आप कम करते हैं, और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस क्लास को देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि जब भी मेरी नई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको कोई और टॉपिक पे क्लास चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।